नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आप सभी का लाइव जीएस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को बताने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आज हमारा पार्ट 4 है ये। इसके पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में जानकारी साझा किया है, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप इसके पहले वाले सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दिया हुआ है। आप बारी बारी से तीनों को देखकर सारा आप अपना कवर कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पार्ट 4। आज हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में जानने वाले हैं जिसने पूरे संविधान को झकझोर कर रख दिया और बाद में यह पता चला कि वाकई में संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है, क्योंकि जो संविधान में वर्णित है उसे कोई भी, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसे बदल नहीं सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो 99वां संविधान संशोधन किया गया 2014 में। आपको याद होगा कि सबसे पहली बार मोदी सरकार आई हुई थी 2014 में, और 2014 में मोदी सरकार आते आते उन्होंने क्या किया, कॉलेजियम व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। अब सवाल यह है कि कॉलेजियम व्यवस्था होती क्या है, वो भी जान लेते हैं। यहां देखिए, हमारे जो सीजेआई होते हैं, सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। इसके अलावा और भी सारे जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। पहले क्या होता था, कॉलेजियम व्यवस्था में पहली बात की जाए तो कॉलेजियम व्यवस्था में क्या होता है, कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो ये डिसाइड करती है कि आने वाला जो जज होगा वो कौन होगा। मेजोरिटी के आधार पे जो है, बहुमत के आधार पे जो है, सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति, कौन सा अगला जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन सा व्यक्ति, इस बात की जो पुष्टि है वह कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता था। उसमें उस कॉलेजियम सिस्टम में कुछ लोगों का एक ग्रुप होता था। तो उस पहले क्या था, 2014 से पहले जो है वे व्यवस्था ऐसी थी जिसमें एक जो है सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश होते थे और 4 जो है सीनियर जज होते थे, और यही 5 लोग जो है मिलकर बहुमत के आधार पर यह डिसाइड करते थे कि आने वाला जो जज है वो कौन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम व्यवस्था होती है। उस कॉलेजियम व्यवस्था में कुछ लोगों का ग्रुप होता है। जैसे 2014 से पहले की बात की जाए तो इस कॉलेजियम व्यवस्था में जो है एक सीजेआई होता था, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश, और 4 जो है वह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हुआ करते थे, जो कि यह तय करते थे कि आने वाला जज कौन होगा, किसके आधार पे, बहुमत के आधार पे। अब आइए यहां पर 2014 में जो है मोदी सरकार आई। मोदी सरकार आते हैं, इसने क्या किया, न्यायपालिका पर चोट करने के लिए, प्रहार करने के लिए संविधान में एक संशोधन कर दिया। वो संशोधन क्या था, 99वां संविधान संशोधन 2014। इसमें उन्होंने क्या किया, NJAC, इसका मतलब क्या होता है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का एक गठन किया। और इस आयोग के गठन के द्वारा इसने क्या किया कि कॉलेजियम सिस्टम को बदलने का प्रयास किया। ये तो पूर्व की बात हम लोग कर चुके हैं। मोदी सरकार ने क्या किया, इस कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पे ये नया वाला सुधार किया। इसमें क्या किया मोदी गवर्नमेंट ने, कॉलेजियम व्यवस्था तो वही थी, इसमें क्या किया, एक को जोड़ दिया, सीजीआई पहला हो गया जो पहले से कॉमन है। जो 4 सीनियर जज थे, अब उस 4 सीनियर जज के बदले जो है यहां पे कर दिया 2 सीनियर जज। ठीक है, 2 यहां पे घटा दिया।
इसके अलावा इसमें जोड़ दिया एक लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री और 2 और लोग इसमें ऐड कर दिया। अर्थात यहां देखा जाए तो टोटल पर्सन हो गए यहां पे 5 और यहां देखा जाए तो 2 1 3 1 4 और 2 6 हो गए। लेकिन यहां पर देख रहे हैं आप कॉमन बात यह है कि इस 6 में जो है एक तो लॉ मिनिस्टर और दूसरा अदर पर्सन, 3 लोग जो है ये केवल किसके हो गए, ये केवल हो गए सरकार के। ये जो 3 लोग हो गए ये केवल सरकार के लोग हो गए। मोदी सरकार ने संविधान में तो संशोधन कर दिया, सदनों से ये पास हो गया, लेकिन जब इसकी अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर दिया सीधे के सीधे रिजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 99 संविधान संशोधनों को कर दिया रिजेक्ट। ये जो संविधान संशोधन है ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। अब भाई साहब क्यों गैर संवैधानिक है, सवाल ये भी तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, स्वच्छंद होती है, उसके काम करने का अपना दायरा है, वह किसी के दायरे में आके काम नहीं कर सकती है। अगर इसे कोई अपने दायरे में लाने का प्रयास करता है तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा होगा, क्योंकि संविधान में यह वर्णित है कि न्यायपालिका जो है हमेशा स्वतंत्र होगी, वह किसी के दायरे में, किसी के दबाव में, किसी के अधीन में होकर काम नहीं कर सकती। यदि कोई ऐसा करता है तो वो बिल्कुल गैर संवैधानिक माना जाएगा और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 99 संविधान संशोधन को गैर संवैधानिक ठहराकर इसे कर दिया रिजेक्ट कि ये सरासर असंवैधानिक है। समझ में आई बात? फिर से बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति होती थी उस जजों की नियुक्ति के लिए जो है एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया। इस कॉलेजियम सिस्टम में क्या होते थे, एक सीजेआई होते थे और 4 सीनियर जज होते थे। जब मोदी सरकार आई 2014 के बाद तो उसने क्या किया, इस कॉलेजियम व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया और इसमें डाल दिया एक सीजेआई, 2 सीनियर जज और एक लॉ मिनिस्टर और 2 अदर पर्सन को इसमें ऐड कर दिया। यानी अब ये लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि आने वाला जज, अगला जज कौन होगा। तो चूंकि इससे जो है इसमें मिनिस्टर लोग आ गए, अदर पीपल लोग आ गए, तो इससे क्या हुआ कि कॉलेजियम व्यवस्था जो है सही नहीं हुई और जब ये बिल पास हो गया तो न्यायपालिका ने इसे क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है रिजेक्ट कर दिया, यह कहकर कि यह बिल्कुल गैर संवैधानिक है। तो आप समझ गए होंगे। तो 99 संविधान संशोधन जो है वह एनजेएससी से संबंधित है, अर्थात नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन से संबंधित है। यदि बात की जाए सीजेआई के वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो अभी कौन है, एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना अभी भारत के मुख्य सीजेआई मुख्य आपका जज है, ठीक है, चीफ जस्टिस। यदि पूछे आपसे पूछे कि बताइए एनवी रमन्ना का पहले सीजेआई कौन थे, आपका जवाब होगा शरद अरविंद बोबड़े। यदि आपसे पूछे कि शरद अरविंद बोबड़े के पहले कौन सीजेआई थे, आपका जवाब होगा रंजन गोगोई। वही रंजन गोगोई जो ऐतिहासिक अयोध्या का फैसला सुनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 100वां संविधान संशोधन 2015। इस 2015 में क्या हुआ था कि भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो भूमि हस्तांतरण हुआ। भूमि हस्तांतरण हुआ क्या था कि बांग्लादेश के कुछ जो एरिया है, जो गांव है, वो भारत में थे और भारत के जो कुछ गांव है, कुछ एरिया जो है वो आपको बांग्लादेश में थे। तो क्या किया 2015 में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है एक समझौता हुआ। देखिए लगभग 17,160 एकड़ और
बांग्लादेश के पास जो है वह 7,110 एकड़। देखिए भारत के पास जो है 17,160 एकड़ ऐसा भूमि था जो बांग्लादेश में होना चाहिए था, और बांग्लादेश के पास जो है 7,110 एकड़ ऐसा भूमि था जो भारत के पास होना चाहिए था। तो क्या हो रहा था कि व्यवस्था करने में, राज व्यवस्था चलाने में, यानी कि मान लीजिए जो ग्राम इंडिया होना चाहिए वो आपको बांग्लादेश में है, जो गांव बांग्लादेश में होना चाहिए था वो आपके इंडिया में होते थे। तो ऐसे प्रशासनिक कारणों से जो है ऐसा हस्तांतरण किया गया कि ठीक है आप अपना भूमि अपने पास रखिए और मेरा वाला भूमि आप मुझे दे दीजिए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये समझौता हुआ था, भूमि हस्तांतरण हुआ था। किसके द्वारा? 6वां संविधान संशोधन 2015। क्योंकि संविधान में यह वर्णित है कि आप यदि कोई भी भूमि यदि किसी दूसरे देश को देते हैं या किसी दूसरे देश के द्वारा यदि आप लेते हैं तो उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका? यह करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 101वां संविधान संशोधन 2016। ये आपको संबंधित है जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है। 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी लाया गया, अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया। ठीक है। और इस सबसे आपसे सवाल पूछेगा क्या कि बताइए जीएसटी लाया गया 2016 में, लेकिन लागू कब किया गया? तो आपका जवाब होगा जीएसटी लागू किया गया 2017 में। इससे एक और सवाल बनता है कि बताइए जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आपका जवाब होगा जो पहला राज्य है वो राज्य आपका बना असम। इसको असम बोलते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला स्टेट बना आपका असम। क्या कॉन्सेप्ट है? आपसे पूछेगा जीएसटी से पहले क्या था? तो वैट था, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वैट के जगह पे जो है अब जीएसटी लाया गया। अब इस जीएसटी के दायरे में क्या होगा कि जितने भी टैक्स पेयर लोग थे, यानी कि जो कर चुकता नहीं कर रहे थे, उन सारे व्यक्तियों को, छोटे छोटे दुकानदारों को, छोटे छोटे उद्यमियों को जो है जीएसटी के अंडर लाया गया ताकि वे टैक्स जो है सरकार को दे सके। और वैट क्या होता था? वैट जो है जो हम लोग टैक्स चुकाते हैं, टैक्स चुकाने के लिए पहले वैट था, लेकिन ये जो वैट था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ी कठिनाई होती थी करदाताओं को कर चुकाने में। तो उसको आसान करने के लिए जीएसटी लाया गया। ऐसा कहा गया कि जीएसटी लाने से क्या होगा? वस्तुओं की कीमतें जो है कम हो जाएंगी। हाँ, कुछ हद तक तो कम हुई, लेकिन कोई खास प्रभाव मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग ये जाने कि 101वां संविधान संशोधन जो है वह जीएसटी संबंधित है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ 2017 में। लागू करने वाला पहला स्टेट जो है वो आपका हो गया असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 102वां संविधान संशोधन 2018। इसके द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? ओबीसी। फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लास कास्ट। क्या होता है? अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट। ये जो ओबीसी आता है, ये जो ओबीसी है 2018 से पहले जो है एक संवैधानिक बॉडी नहीं थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी,
लेकिन 2018 के द्वारा 102वां संविधान संशोधन करके इसे एक संवैधानिक बॉडी बना दिया गया, यानी कि संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। क्लियर कॉन्सेप्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 103वां संविधान संशोधन 2019। इसके द्वारा क्या किया गया? सामान्य जो वर्ग हैं उनको आर्थिक आधार पे, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उसके आधार पे जो है इनको 10% का जो है आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया? 10% का इन्हें जो है दिया गया आरक्षण, यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों को जो है उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर, यानी उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आर्थिक स्थिति से वो कमजोर है, तो उन्हें शैक्षिक संस्थानों में और नियुक्तियों में जो है 10% का रिजर्वेशन दिया गया। 2019 से पहले जो है सामान्य वर्ग के लोगों को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया गया था, लेकिन अब इन्हें जो है 10% का आरक्षण दिया जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका है 104वां संविधान संशोधन 2020। इस 104 में क्या हुआ था? एक 2020 इसमें क्या हुआ? हमारे भारत देश की बात की जाए तो टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल लोकसभा सीटों की संख्या जो है, लोकसभा सीट 545। टोटल सीट कितना? 545। इस 545 में से हम लोग क्या करेंगे? 543 में होता था चुनाव, क्या होता था? इलेक्शन। और दो जो है ये था आपका नॉमिनेट होते थे, यानी मनोनीत होते थे। कौन? तो आपका क्या होगा? आंग्ल भारतीय, जिसको कहा जाता है एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। हमारे संविधान में यह प्रावधान था कि पूरे भारत में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वो 545 होगी, और इस 545 में से 543 पर चुनाव होगा, और दो जो है वो आपको होंगे नॉमिनेट, यानी कि मनोनीत। किसके द्वारा? तो आपका जो होगा प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है दो आंग्ल भारतीयों का जो है मनोनयन किया जाएगा। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इस एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है इसको कर दिया गया समाप्त। ठीक, तो आपसे पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत जो है एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया? तो आपका जवाब होगा 104वां। कब किया गया? 2020 में किया गया। क्लियर बात है? यानी अब लोकसभा की टोटल जो सीट होंगी वो 543 पे ही चुनाव होगा। क्लियर बात है? जैसे अगर पश्चिम चंपारण की बात की जाए तो अपने पश्चिम चंपारण में 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक आपका है बेतिया और दूसरा आपका वाल्मीकि नगर। क्लियर बात है? तो ये यहां से जो खड़े होते हैं कौन? एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद का सदस्य। ठीक है? संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है आपका निम्न सदन है और राज्यसभा आपका उच्च सदन है। लोकसभा जो है अस्थायी सदन है और राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि लोकसभा जो है हर 5 साल बाद जो है भंग हो जाती है, चुनाव होता है, नए मंत्री आते हैं, नए पीएम आते हैं, लेकिन राज्यसभा जो है वह हमेशा जो है अस्थायी होती है। क्लियर बात है? वह एक साथ जो है भंग नहीं हो सकता है। चलिए दूसरी बात क्या की गई? एससी और एसटी। एससी और एसटी का जो आरक्षण है वह 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी 2020 में एससी और एसटी का जो है आरक्षण का समय जो है वह समाप्त हो रहा था, इसीलिए इस एससी और एसटी का जो आरक्षण है वह 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। एससी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड कास्ट, यानी अनुसूचित जाति, और एसटी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जनजाति। अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण जो है 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। तो आपसे सवाल पूछेगा, बताइए कि 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
तो आपका जवाब होगा कि इसके द्वारा जो है सबसे पहले एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है उसे समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात, एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन समाप्त हो रहा था उसे 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। चलिए अब हम लोग रिकॉल करें थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग जाना 99/2014, इसके द्वारा जो है एनजीएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर बात है। आगे बढ़ेंगे 2015, इसके द्वारा जो है बांग्लादेश और भारत के बीच जो है भूमि का हस्तांतरण हुआ। उसके बाद 101/2016, इसके द्वारा जो है भारत में जीएसटी लाया गया, 2017 में लागू हुआ। लागू होने पहला स्टेट बन गया असम। फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। आगे बढ़ते हैं 102/2018, इसके द्वारा क्या दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103/2019, इसके द्वारा क्या किया गया, 10% आरक्षण दिया किसको, सामान्य वर्ग को आर्थिक स्थिति के आधार पर। ठीक है, शैक्षिक में और नियुक्ति में 10% का रिजर्वेशन को दिया गया। आगे बढ़ते 104 पर हम जान गए कि एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया और एससी एसटी का जो है रिजर्वेशन 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए आज हम लोग काफी महत्वपूर्ण सेशन को कंप्लीट किए। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं किसी और टॉपिक वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करें, मैं उस टॉपिक वीडियो बनाऊंगा। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें ताकि मेरा और प्रोत्साहन बढ़े और मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि कोई गलतियां हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर आपसे ये गलती हुई है, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा और पुनः इससे और ज्यादा अच्छी वीडियो पूरे एनर्जी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एपिसोड के साथ। ओके, थैंक यू।